सीएम मनोहर लाल ने की श्री केदारनाथ श्राइन बोर्ड बैठक की अध्यक्षता। कहा कपाल मोचन मेले में करें विशेष इंतजाम। मेला परिसर में बनाए हेल्थ चेकअप काउंटर। अंबाला रेलवे स्टेशन समेत 8 स्टेशनों को उड़ाने की मिली धमकी। डीआरएम को मिला लश्कर ए तैयबा का धमकी भरा पत्र। सीएम, राज्यपाल और हवाई अड्डों को उड़ाने की भी मिली धमकी। अंबाला रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी के बाद यमुनानगर प्रशासन भी सतर्क। जीआरपी ने बढ़ाई रेलवे की सुरक्षा। गाड़ियों और लोगों की हो रही सख्ती से जांच। पुलिस रिमांड पर भेजे गए विजेंद्र मर्डर केस के 5 आरोपी। पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद। पीट कर की गई थी विजेंद्र की हत्या। गोहाना में पराली जलाने पर 3 किसानों पर लगा जुर्माना। सभी की बद्री धार्मिक स्थल को पर्यटन के रूप में भी विकसित करने की बात मुख्यमंत्री ने की है और कहा कि श्राइन बोर्ड व्यापक स्तर पर योजना बनाकर काम करे। इसके अलावा आवागमन के लिए जगाधरी से आदि बद्री तक स्थायी बस सेवा भी शुरू की जाए। मुख्यमंत्री आज यहां श्री कपाल मोचन, श्री बद्रीनारायण और श्री केदारनाथ श्राइन बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिस पर उन्होंने पर्यटन को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला के बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार आरएसएस के लोगों को भर्ती करने के लिए नियमों को बदल रही है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि जैसे एचएसपीएससी कॉलेज अन्य बड़े अधिकारियों की भर्ती करता है, उसी तरीके से प्रोफेसर के पद भी भरे जाए। उनकी पूरी योग्यता के हिसाब से सिलेक्शन हो और पारदर्शिता बरती जाए। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 दिसंबर से प्रदेश के सभी 1ली से 12वीं तक के स्कूल पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। क्लासें खुलेगी, 1ली से लेके 12वीं तक की सारी क्लासें खोली जाएंगी और पूरी स्ट्रेंथ के साथ खोली जाएंगी, पूरे टाइम के लिए खोली जाएंगी। इस टाइम हरियाणा में कोई भी केस नहीं इस प्रकार का नहीं है, जो कोरोना से प्रभावित कोई व्यक्ति इस प्रकार के केस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो सावधानी है वो पूरी तरीके से उसी प्रकार से बरती जाएंगी जैसे पहले बरती जाती है। इसमें से जो लोअर केजी अपर केजी वो भी खुलेंगे? नहीं, अभी लोअर केजी अपर केजी के हमने कोई फैसला लिया, जल्दी हम उसका कर लिया। के अनुसार प्रोफेसर की भर्ती होगी, ऐसा कहना शिक्षा मंत्री का। बता दें कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला के बयान पर पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों को भर्ती करने के लिए नियमों को बदला जा रहा है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने यह कहा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पूरी क्षमता के साथ 1 दिसंबर से स्कूल खुलेंगे, जहां 1ली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल पूरी क्षमता के साथ 1 दिसंबर को खुल जाएंगे। बता दें कि पिछले लंबे समय से कोरोना काल के चलते जहां शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी, वहीं अब शिक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कवायद तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से सभी स्कूल पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। और अब बात अंबाला की करेंगे, जहां डीआरएम को रेलवे स्टेशन को उड़ाने वाला धमकी भरा पत्र मिला, जिसकी शिकायत अंबाला पड़ाव थाने में रेलवे ने 29 तारीख को की थी। बता दें कि यह पत्र अंबाला डीआरएम को मिला था, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी सतर्क हो गई। इसकी शिकायत अंबाला पुलिस को भी दी गई। अंबाला पुलिस जांच में जुटी हुई है और हर पहलुओं पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। अंबाला स्टेशन के अलावा और भी कई जगह के स्टेशनों को उड़ाने की बात पत्र में लिखी गई है। बता दें कि पत्र में नीचे आरोपी ने अपना नाम भी दर्ज कराया है। एक पत्र 29 अक्टूबर
रिपोर्ट डीआरएम ऑफिस में प्राप्त हुआ था, जो उन्होंने आरपीएफ को मार्क कर दिया था। आरपीएफ ने 10 नवंबर को हमारे पास एफआईआर रजिस्टर कराई थी। हमने एफआईआर रजिस्टर करके तफ्तीश कर रहे हैं। इस बारे में विशेष तौर पर मीटिंग भी की गई है। विशेष टीम गठित करके इसका प्रयास कर रहे हैं, कहाँ से आया कैसे आया। इसमें आरोप है कि कमबाड़ा कैंट, पानीपत, हिसार, सिरसा, काफ़ी स्टेशनों को, रेवाड़ी, इनको उड़ाने की धमकी दी गई है। गुरुद्वारों को हिमाचल में और काफ़ी लोग मतलब लिखा गया है। नीचे नाम लिखा हुआ है कमांडर लश्कर-ए-तैयबा। और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के आदेशों के बाद नगर निगम की एक बार फिर हाउस की बैठक का आयोजन किया गया। 17 नवंबर को अंबाला शहर के पंचायत भवन में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा करेंगी। मेयर की ओर से हाउस की बैठक रख दिए जाने के बाद नगर निगम के कर्मचारी उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, ताकि समय रहते तैयार किए गए एजेंडे के अनुसार जवाब दिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ एजेंडे की कॉपी भी पार्षदों को भेज दी गई है। बैठक में नगर निगम का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी विचार विमर्श किया जाएगा। विजुअल ले रहे हैं लोग। 17 नवंबर को भी रखी गई है। उसमें 10:30 बजे का टाइम है, जो पंचायत भवन में होनी है। पिछली मीटिंग में जो एजेंडा रखा था, उस एजेंडे की पुष्टि करनी होती है, जिसमें 34 पॉइंट थे। उसमें हाउस में 20 पॉइंट पे ही पुष्टि की गई और अभी 14 पॉइंट पे पुष्टि की जानी है। उसके बावजूद उसमें 9 पॉइंट का एजेंडा था, तो वो एजेंडा भी इस हाउस की मीटिंग में रखा जाएगा, जिसके बाद उसमें तुरंत प्रभाव से उस पर चर्चा की जाएगी सदस्य घंटे बाद। 17 तारीख की मीटिंग रखी गई है सुबह 10:30 बजे की, और इसमें जो पुरानी हमने मीटिंग चल रही थी वो अधूरी छूट गई थी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और उसके आगे जो हमारे पिछले हाउस में 9 हमने पॉइंट्स रखे थे एजेंडा के, उसके ऊपर बहस करेंगे और जो पार्षदों ने अपने पॉइंट्स दिए हैं वो भी रखे जाएंगे। और अब बात भिवानी की करेंगे, जहां आज भवानी खेड़ा नगर परिषद के चेयरमैन पद के अविश्वास प्रस्ताव में चेयरमैन कांता की कुर्सी चली गई। 15 पार्षदों में से 10 पार्षदों ने भिवानी अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के सामने कांता के खिलाफ वोटिंग की। एडीसी की में प्रोसीडिंग लिखकर डीसी को भेज दी गई है। भिवानी जिले के भवानी खेड़ा नगर परिषद के चेयरमैन को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था। आज डीसी ने इस मामले को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त के सामने मीटिंग ली। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त ने ध्वनिमत और गुप्त वोटिंग करवाई, जिसमें 10 पार्षदों ने भ्रष्टाचार और विकास कार्य में अनदेखी का आरोप लगाते हुए कांता के खिलाफ वोटिंग की। ऐसा ये गांव के मान और सम्मान की बात थी, और जो इन पे आरोप लगे थे गांव के, चाहे वो झील के प्रति हो, चाहे कोई विकास के प्रति हो, चाहे पार्षदों के विकास के प्रति हो, और जो वार्ड में जिन जो पार्षद नाराज थे, जिनके कार्य नहीं हुए विकास कार्य, उन्हीं के रिगार्डिंग अविश्वास प्रस्ताव आया। आज नगर पालिका प्रधान के लिए अविश्वास प्रस्ताव की प्रोसीडिंग की मीटिंग थी और इसमें 10 पार्षद थे और उन सभी ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। हम अपने प्रोसीडिंग्स उपायुक्त महोदय को भेज देंगे, आगे की कार्रवाई वहां से की जाएगी। वहीं हरियाणा में एसएमओ पद की सीधी भर्ती को लेकर राज्य भर के डॉक्टरों ने 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल कर अपना रोष प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें भी एसएमओ पद की प्रमोशन मिलनी चाहिए। इस दौरान अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि हड़ताल के दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही जारी रही। डॉक्टर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हड़ताल पर रहे। इस दौरान अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को काफी परेशानी रही। डॉक्टरों की मांग है कि एसएमओ की सीधी भर्ती की बजाय प्रमोशन से भर्ती की जाए। वहीं पीजी कोर्स में 40% वेटेज बहाल की जाए। साथ ही डॉक्टरों की तीसरी मांग यह भी है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैडर में सुधार किया जाए। आज एसएमएस एसोसिएशन झज्जर के सारे डॉक्टर्स 9 से 11 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। इसके पीछे हमारी बहुत लंबे समय से जो हमारी लंबित मांगे हैं वो है, एक तो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती है कि सरकार जो है डायरेक्ट एसएमओ भर्ती करने का निर्णय ले रही है और जो लोग सालों से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलता और डायरेक्ट एसएमओ आके अपने जो जूनियर्स हैं उनके ऊपर सीनियर करके बैठ जाते हैं। इससे पूरा का पूरा कैडर जो है निराश
निराशा की भावना उस कैडर के अंदर है। तो डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती होनी है वो दूसरी पीजी पॉलिसी को लेके और तीसरी स्पेशलिस्ट कैडर को लेके उसके लिए सरकार से हमारी तीनों डिमांडें जा चुकी हैं और उसी के लिए आज हमारा रोज प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रकार से पहले हमारे ब्लैक बैज के लिए तो हुआ था और आज हमारा 2 घंटे पेन डाउन है, से 11 बजे तक हमारा पेन डाउन है। तो सर अभी 11 बजे के बाद क्या रहेगा? आज हम काम करेंगे, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। आगे सबका एसोसिएशन मिलकर डिसाइड करेगी, जो भी हम डिसीजन देंगे उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आज 9 से 11 बजे तक हमारा जो है पेन डाउन की स्ट्राइक थी। 11 बजे के बाद हम काम करेंगे, जो भी है किसी भी मरीज को दिक्कत नहीं होने देंगे। और रही बात डिमांड की, वो हमारे डॉक्टर साहब ने बताई है, जो तीनों डिमांड जो है, एक जो है डायरेक्ट एसएमओ की है, कि दूसरी पीजी पॉलिसी की है और तीसरी जो है स्पेशलिस्ट कैडर बनाने की है। तो एक दिन पहले हमने जो है ब्लैक बैज लगा के जो है काम किया था और उसके बाद आगे जो है हमारी एसोसिएशन जो डिसाइड करेगी उस हिसाब से। ये स्ट्राइक इसलिए की गई है क्योंकि जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती जो कराई जा रही है वो गलत है, और दूसरा कि हमें जो 40% का एचसीएमएस में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो भी इन सर्विस में है वो मिलने चाहिए। और जो हमारे स्पेशलिस्ट कैडर है। बढ़ते आगे, हरियाणा के रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिली है। 26 नवंबर और 6 दिसंबर को बम के धमाके करने का दावा किया गया है, लेकिन धमकी भरा पत्र मिलने के बाद भी पानीपत रेलवे स्टेशन पर पुलिस नहीं दिखाई दे रही। पुलिस स्टेशन पर आने जाने वाले किसी भी यात्री की जांच नहीं कर रही। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति स्टेशन पर प्रवेश आराम से कर सकता है। रेलवे स्टेशन के गेट पर सुरक्षा के कोई इंतजाम भी नहीं है। तो सुरक्षा के कोई इंतजाम पानीपत में देखने को नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि अंबाला समेत 8 बड़े स्टेशंस को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को हालांकि तैनात किया गया है, लेकिन पानीपत की ये तस्वीर पुलिस की लापरवाही को उजागर करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इस दौरान रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर एक भी पुलिस का अधिकारी मौजूद नहीं है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आराम से रेलवे स्टेशन परिसर पर प्रवेश कर सकता है। ये तस्वीरें पानीपत रेलवे स्टेशन की, जहां पर कोई भी व्यक्ति आराम से बिना किसी जांच के यहां प्रवेश कर सकता है। ऐसे में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। यात्रियों की जान एक बार फिर से खतरे में है, जहां पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पानीपत की ये तस्वीर, बता दें कि कुछ दिन पहले धमकी भरा पत्र डीआरएम को मिला था, जिसमें अंबाला के साथ साथ 8 बड़े स्टेशंस को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसमें हवाई अड्डों के साथ साथ सीएम और राज्यपाल को भी उड़ाने की धमकी मिली थी। बता दें कि इसके बावजूद भी पानीपत में पुलिस की सतर्कता नजर नहीं आ रही है। यहां पुलिस मौके से नदारद है और ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सुरक्षा अपना स्पेशल चेकिंग चलाए गए। हमारे यहाँ सप्ताह में एक दिन ड्यूटी चेकिंग आती है। अपना जिस तरह मान लिया पसंद की तो व्यक्ति मिलता है तो उसको। और हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सभी मुद्दे बातचीत से हल होते हैं और किसानों का मुद्दा भी बातचीत से ही हल होगा, लेकिन ये लोग किसान हितैषी नहीं हैं। इनका कुछ और ही एजेंडा है, इसलिए अज्ञात कारणों से ये लोग बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे। अनिल विज ने आगे ये भी कहा कि किसानों को नेतृत्व बदलने और वार्ताकारों को बदलने के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। सब मुद्दे बातचीत से हल होते हैं और केंद्र सरकार इनको बार बार बातचीत के लिए निमंत्रण दे रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी ने भी कई बार कहा
और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, परंतु अज्ञान कारणों से ये बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ये किसान हितैषी नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और है। और मैं तो किसानों को भी कहना चाहूंगा कि अपने नेतृत्व से ये पूछे तो कि 1 साल से तुमने हमें घरों से लाकर धरनों पर बिठा रखा है, प्रगति कितनी हुई है, जिस मकसद को लेकर आंदोलन किया जा रहा है उसमें कितनी प्रगति हुई है। वैसे तो ये इनका अंदरूनी मामला है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि इनका नेतृत्व बातचीत करने में सक्षम नहीं है तो इनको अपना नेतृत्व बदलने के बारे में सोचना चाहिए, अपने वार्ताकार बदलने के बारे में सोच। बढ़ते आगे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। डेंगू से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डेंगू का कहर फिर से जारी है। डेंगू से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डेंगू लगातार बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। डेंगू की वजह से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। होडल का यह मामला, जहां डेंगू का कहर एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। डेंगू का कहर लोगों पर लगातार बरस रहा है। डेंगू की वजह से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। डेंगू लगातार बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर होडल से, जहां डेंगू का कहर जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डेंगू की वजह से 12 साल के बच्चे की जान चली गई है। डेंगू से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। डेंगू लगातार बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, जिसकी वजह से 12 साल के मासूम ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब डेंगू की वजह से 12 साल के मासूम ने अपनी जान गंवा दी है। बता दें कि डेंगू से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। लगातार बच्चों को अपना शिकार बना रहा है डेंगू। तो होडल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डेंगू का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। लगातार डेंगू का कहर जारी है। एक बार फिर से डेंगू की वजह से एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी है। 12 साल के बच्चे की मौत डेंगू की वजह से हो गई है। तो होडल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें कि डेंगू लगातार बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और डेंगू की वजह से 12 साल के मासूम की मौत हो गई है। जहां डेंगू का कहर बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, वहीं 12 साल के मासूम ने अपनी जान गंवा दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए होडल से हमारे संवाददाता रोशन लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, लगातार डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 12 साल के मासूम ने डेंगू की वजह से अपनी जान गंवा दी है। स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ एक्शन ले रहा है? कितनी सतर्कता डेंगू के प्रति लोगों के बीच बढ़ती जा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से लगातार होडल क्षेत्र में बच्चों की मौतें हो रही हैं, उस मौतों को लेकर बच्चों के परिजन पूरी तरह दहशत में। अब तक 1 महीने के अंतराल में लगभग 2 दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है डेंगू को लेकर। और आज एक बच्चे की 12 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग या कोई प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल रोशन, हालांकि स्वास्थ्य विभाग या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बच्चों की जान लगातार जाती जा रही है। डेंगू की वजह से कई मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं, परिजन दहशत में हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को कोई सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी, कोई ठोस कदम तो उठाना पड़ेगा जिससे मासूमों की जान रुक सके, बच सके। जी, मैं बताना चाहूंगा,
हमने जो अस्पताल के डॉक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि हमारे पास जो फॉगिंग का एक तरीका है, सिर्फ फॉगिंग हम कर सकते हैं। लगातार फॉगिंग करवाने के लिए प्रशासन से मदद लगा रहे हैं कि पंचायतों का कार्यकाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जो खर्च देने का कार्य पंचायतों का होता है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई जो पंचायतें यदि कुछ खर्च करें तो हम फॉगिंग का तरीका अपनाएं। बिल्कुल, फॉगिंग का तरीका अपनाने की कोशिश हालांकि रोशन की जा रही है, लेकिन डेंगू के मामले पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पर भी बड़ी जिम्मेदारी जनता की बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को कोई न कोई ठोस कदम जरूर उठाना पड़ेगा। अभी तक कोरोना का कहर देखने को मिल रहा था, वहीं अब कोरोना के बाद डेंगू ने लोगों की जिंदगी छीनना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि किस मामले को लेकर इन बच्चों की मौत हो रही है, या बच्चों के लिए प्लेटलेट्स की कमी आ रही है या कोई और चीज की कमी आ रही है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह नाकारा साबित हो रहा है। लगातार बच्चों की मौत हो रही है, उसको लेकर जो परिजन है वो कहते हैं कि क्या ये कोरोना से भी बेहतर हालात खराब हो रहे हैं। जो हमारे जो कोरोना में जो बच्चों के हालात खराब नहीं हुए थे, उससे ज्यादा हालात खराब है। बच्चों की मौत नहीं हुई थी, लेकिन अब लगातार जो बच्चों की मौत हो रही है, तो कोरोना में बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ये हो रहा है। तो क्या इसको हम कोरोना समझे या क्या समझे? बिल्कुल रोशन, हालांकि कोरोना की वजह से जहां बच्चे बचे हुए थे, लेकिन अब डेंगू ने एक बार फिर से अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है, जो बच्चों को लगातार शिकार बना रहा है। जहां परिजनों में दहशत है, बच्चों के परिजनों में दहशत है, वहीं स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि अब एक के बाद एक जो मौतें बच्चों की हो रही है, उस पर स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ एक्शन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, वल्लभगढ़ में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। चोर एक दुकानदार की गाड़ी को चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वहीं पुलिस की जांच कह रही है कि गाड़ी मालिक का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई करने में लापरवाही बरत रही है। ये नजारा वल्लभगढ़ के हरिविहार का है, जहां एक दुकानदार ने अपनी गाड़ी को गली में खड़ा कर रखा था, लेकिन उसी समय नकाबपोश चोर वहां पहुंचे और गाड़ी का लॉक खोलकर गाड़ी को चोरी करके ले गए। मैं 7 तारीख को गाड़ी अपनी यहाँ लेके आया था, उसको घर लेके गया। 8 तारीख को मेरी तबीयत खराब हो गई, मैंने दुकान के सामने गाड़ी खड़ी की थी, मैं घर पे चला गया रात को। और 9 तारीख की रात को ही, मतलब 10 तारीख लगते ही रात को 12 बजे के 20 मिनट में मेरी गाड़ी चोरी हो गई। 2 बंदे सिटी फुटेज में 2 बंदे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सुबह जब मैंने दुकान खोली आकर के, मेरी मम्मी ने और मेरी वाइफ ने तो मुझे फ़ोन करके बताया कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे। तो मैं घर से आया, तो चारों तरफ देखा तो गाड़ी नहीं थी। उसके बाद मैंने 100 नंबर पे फ़ोन, वो 112 नंबर पे डायल किया। तो वहाँ से मुझे मैसेज मिला कि थाने आ जाना। 8 बजे मैं थाने में गया, 7-8 बजे थाने में गया। उसके बाद मैंने वहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए गया, तो वो लिखेंगे ऐसे करके मुझे टाल दिया गया। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से गुमराह किया गया आप लोगों को। अभी तक मतलब 4 दिन हो गए, अभी तक यहाँ कोई मौके पे पुलिस ना आई, यहाँ पे ना कोई पूछताछ कर सकता।